देखिए ग्रेविटी, याद है? ग्रेविटेशन, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन टू मास, इन बिटवीन मासेस, ठीक है भैया। जो मास मास के बीच में अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? ग्रेविटेशन कहते हैं, ठीक है। ग्रेविटी, स्पेशल केस ऑफ, स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का क्या होता है भैया? स्पेशल केस होता है जिसमें एक बॉडी क्या होती है? प्लैनेट होती है, और दूसरी कोई भी वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, है ना। और इन दोनों के बीच में जो दूरी होती है, आर इज ऑलमोस्ट कैपिटल आर, यानी रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होती है। मतलब ये ऑब्जेक्ट बहुत पास में होना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट अर्थ के बहुत पास में होना चाहिए, तो इनके बीच में लगने वाले ग्रेविटेशन फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया? ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये ध्यान में, ग्रेविटी, ग्रेविटेशन का स्पेशल केस है जिसमें ऑब्जेक्ट और प्लैनेट के बीच की दूरी उतनी होती है जितनी क्या होती है? रेडियस होती है, रेडियस ऑफ प्लैनेट होती है। समझ गया? इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है भैया कि दो ऑब्जेक्ट है आपके पास, एक का मास m1 है, दूसरे का मास क्या है? m2 है। दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या है? r है। तो इनके बीच में लगेगा एक अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो कह रहा है वो जो फोर्स होता है वो इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के क्या होता है? डायरेक्टली होता है। जो फोर्स होता है वो इन दोनों मासेस के सेंटर के स्क्वायर के बीच के, जो सेंटर के बीच में दूरी होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली होता है। ये पहली इक्वेशन होती है, और ये क्या होती है? दूसरी इक्वेशन। ऑन कंबाइनिंग, ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो एफ इज डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया जाएगा m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट का इस्तेमाल किया गया जिसको ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं, m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। जी की वैल्यू सबको ही पता होगी, 6.67 इंटू 10 to the power -11, और जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी की पावर -2, ठीक है भैया। तो ये ध्यान रखना। इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं, यूनिवर्सल वर्सल कांस्टेंट, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू एक जैसी ही रहती है हर जगह पर, ठीक है। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑलवेज एट्रैक्टिव नेचर, ऑलवेज एट्रैक्टिव नेचर, हमेशा इसका नेचर क्या होता है? एट्रैक्टिव होता है, ठीक है। ये रिपल्सिव नेचर का नहीं होता, ठीक है। हमेशा क्या होता है? एट्रैक्टिव होता है। दूसरा, सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स मतलब कि एक मास के सेंटर से दूसरे मास के सेंटर की तरफ ही लगता है। ऐसा नहीं कि इसके सरफेस से इसके सरफेस के बीच में, ऐसा नहीं। ये हमेशा क्या होता है? सेंटर टू सेंटर लगता है, ठीक है। दूसरा, फॉलो दी, फॉलो दी इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, मतलब एफ जो होता है वो आर स्क्वायर के क्या होता है? इनवर्सली होता है। जो भी लॉ जो भी फोर्स आर स्क्वायर के इनवर्सली होता है, इसका मतलब वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है, ठीक है। तीसरा, चौथा, ये फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव इन नेचर। कैसा नेचर का होता है? कंजर्वेटिव नेचर, मतलब इसके द्वारा किया गया वर्क क्लोज पाथ में क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। जो भी कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी होती है सबको ये फॉलो करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। फिर आता है वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वेक्टर फॉर्म निकालने आ रहे हैं।
ठीक है, देखिए ये एक मास ये रहा। अच्छा, आपको पता है कि एक मास अगर ये है और दूसरा मास आपका ये है ना, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या है, आर है। तो ये वाले मास को ये वाला मास खींचे कितने फोर्स से, फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड। ऐसे ही इस वाले मास को ये वाला मास खींचेगा कितने फोर्स से, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। तो F12 की बात करूंगा तो ये होगा फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, है ना। और F21 की बात करूंगा तो क्या होगा, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वो दो चीज से मिलकर बना होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो F12 के पास दो चीज होगी, एक क्या होगा, मैग्नीट्यूड, और दूसरी क्या होगी, डायरेक्शन। और डायरेक्शन क्या है, इस वाले फोर्स की डायरेक्शन है 1 से लेके 2 तक। देखिए भैया, इस मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, R1 है, और इस मास का पोजीशन वेक्टर क्या है, R2। तो फोर्स लग कहां से रहा है, 1 से लेके 2 की तरफ, है ना। तो इसे लिख ले, डायरेक्शन लिखेंगे 1 से लेके 2, कोई दिक्कत तो नहीं। और डायरेक्शन ये हो गया, इस फोर्स, ये फोर्स वेक्टर हो गया, ये उसका मैग्नीट्यूड, और ये उसकी 1 से लेके 2 पोजीशन की तरफ लग रहा है। ठीक है, चलो अब इसकी बात करता हूं। तो एक इस पे फोर्स लग रहा है 2 पे, कौन लगा रहा है, एक, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, F21 और डायरेक्शन क्या होगी, 2 से लेके 1 की तरफ, 2 से लेके 1 की तरफ। ठीक है ना, हो गया खत्म, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। तो इसको क्या लिखोगे, इस वाले को क्या लिखोगे, Gm1m2 अपॉन में आर स्क्वायर। लेकिन आर स्क्वायर, देखिए ध्यान दीजिएगा भैया, मैं फोर्स 1 से 2 की तरफ लगा रहा हूं, तो जो आर है ना वो 1 से 2 की तरफ ही लेना है आपको। क्या लेना है, रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन कहां लेनी है, 1 से 2 की तरफ। और ये हो गया इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू ये हो गया पूरा। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता किसी भी, जैसे ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर के पास क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो उसके डायरेक्शन की वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर अपॉन में ए का। तो ऐसे ही आर कैप की, आर इसकी इसकी वैल्यू क्या होगी, R12 वेक्टर अपॉन में R12 मैग्नीट्यूड। इसको सॉल्व किया तो Gm1m2 अपॉन में R12 क्यूब, अब क्यूब हो जाएगा ना, देखो सेम है चीजें। और यहां पे लिख देना R12 वेक्टर, बिल्कुल सेम। आप इसको करो, इस वाले को करो जल्दी से, आपका रिवीजन आएगा जल्दी से। देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, Gm1m2 फोर्स है, 2 से 1 की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पे आपको 2 से 1 स्क्वायर, है ना। और इसकी वैल्यू क्या होगी, आर, यही होगा। तो Gm1m2 R21 वेक्टर अपॉन में R21 क्यूब, ये हो गया आपका। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि यहां पर दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल अपोजिट है। तो हियर F12 वेक्टर इक्वल्स में F21, अपोजिट डायरेक्शन। फिर आता प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन। कुछ नहीं कह रहा भैया, देखिए कह रहा है एक मास है m, इसके आसपास एक मास m1 रखा हुआ है, दूसरा मास m2 रखा हुआ है, ऐसे ही mn मास रखे हुए हैं, सब इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये वाला कौन सा फोर्स होगा, नट्टू बता, इस वाले फोर्स की वैल्यू बता, किस पे लग रहा है फोर्स, फोर्स ऑन, ये नॉट है, m नॉट है, क्या है ये, फोर्स ऑन m नॉट ड्यू टू 1। ये कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑन m नॉट ड्यू टू 2। और ये कौन सा फोर्स होगा, फोर्स ऑन m नॉट ड्यू टू n। समझ गया। तो टोटल फोर्स कितना होगा इसके ऊपर, टोटल फोर्स अगर निकालने आएगा, है ना, तो हम क्या करेंगे, पहला फोर्स, दूसरा फोर्स, जितने भी फोर्स है सबका क्या कर दूंगा मैं, वेक्टर सम कर दूंगा। क्या कर दूंगा, यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। किसी मास पे लगने वाला कुल फोर्स जो होता है वो सारे फोर्सेस के वेक्टर सम के क्या होता है, बराबर होता है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो F01 मैग्नीट्यूड हो गया, और F01 क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी। ऐसे ही इस फोर्स का वैल्यू क्या होगी, F02 इसका मैग्नीट्यूड हो गया,
और आर जीरो टू कैप इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। ऐसे ही बिल्कुल सेम ऐसे ही एफ जीरो एन इसका मैग्नीट्यूड हो गया और जीरो एन कैप क्या होगी इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब हम इसको क्या लिखेंगे, तो अगर आपको याद होगा तो जी एम नॉट एम वन, ये क्या होगा आर जीरो से लेके वन स्क्वायर, और यहां पे लिखोगे आर जीरो वन वेक्टर अपॉन में आर जीरो वन मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत तो नहीं उठा। इसकी वैल्यू क्या होगी, जी किसके बीच में फोर्स लग रहा है, एम नॉट और एम टू के बीच में। फोर्स की डायरेक्शन क्या है, नॉट से लेके टू की तरफ स्क्वायर, और यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, आर जीरो टू वेक्टर अपॉन में आर जीरो टू। ऐसे ही बिल्कुल सेम जी एम नॉट एम एन आर जीरो एन स्क्वायर आर जीरो एन वेक्टर अपॉन में आर जीरो एन मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि जो चीज को अगर वैसे को तो कुछ हो ही चुका है फाइनल, ठीक है, इसको थोड़ा अरेंज करना है। जी एम नॉट एम वन, और ये क्या होगा आर जीरो वन वेक्टर, और नीचे होगा आर जीरो वन क्यूब, है ना। जी एम नॉट एम टू आर जीरो वन अपॉन में आर जीरो टू क्यूब। जीरो टू तो लिखा है, अच्छा चलो, डॉट 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 जी एम नॉट एम एन आर जीरो एन वेक्टर अपॉन में आर जीरो एन। ये हो गया भैया आपका प्रिंसिपल ऑफ। खैर इसके डेरिवेशन बहुत रेयर ही आती है, ठीक है, बहुत ना के बराबर आती है। क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, तो क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे बोल दे रहा हूँ कि भैया ये है एक मास एम यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है 2m, और यहाँ पे एक मास रखा हुआ है 3m रखा हुआ है यहाँ पे मास। ये L है, ये L है, ठीक है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। तो क्वेश्चन करो भैया, कैलकुलेट कैलकुलेट टोटल फोर्स एट ए पे लगने वाला कुल फोर्स आपको निकालना है कि ए पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो उसको कुल फोर्स निकालना है आपको, ए पे लगने वाला फोर्स। चलो भैया टोटल लिखो, ए पर दो फोर्स लग रहे हैं। पहला तो ये वाला मास ए को अपनी तरफ खींच रहा है ना, कितने फोर्स है, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी लिखेंगे इसको। अच्छा, ये वाले मास को ये वाला मास भी खींच रहा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, है ना। दोनों के बीच में देखिए, जैसा कि मुझे पता है साइड एल है और ये भी साइड एल है, तो एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। क्या होगा, तो यानी एफ ए बी फोर्स और एफ ए सी फोर्स के बीच में एंगल कितना लग रहा है 60 डिग्री का, है ना, 60 डिग्री का एंगल है। तो टोटल फोर्स एट ए क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस के रिजल्ट के बराबर होगा, यानी एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी एफ ए सी और कॉस थीटा, यही होगा। चलो एफ ए बी की वैल्यू लिख दिया। एफ ए बी किसके बीच का फोर्स है, इसके और इसके बीच का फोर्स है। बताओ वैल्यू क्या होगी, जी मास क्या है 2m और m क्या होगा 2m स्क्वायर अपॉन में दूरी कितनी है l, l स्क्वायर, इन दोनों का क्या होगा होल स्क्वायर, है ना। ऐसे ही इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, इसके और इसके बीच का फोर्स, तो जी मास क्या है 3m और m, तो क्या होगा 3m स्क्वायर, दूरी कितनी है l, तो ये क्या होगा स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी, इसके बीच का फोर्स तो आपको पता ही है, एफ ए बी फोर्स तो आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, जी 2m स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे ही ये वाला फोर्स एफ ए सी कितना होगा, तो वो ऑलरेडी आपने निकाल रखा है, जी 3m स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, और कॉस 60, यहाँ पे थीटा की यहाँ पे रखना है आपको कॉस 60, कॉस 60 क्या होता है 1/2, है ना, 1/2 सीधे लिखना, तो 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो गया। इसके बाद आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर जो आएगा क्या आएगा, इधर देखो, तो जी स्क्वायर 4m की पावर क्या हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर खोलोगे ना, अपॉन में एल की पावर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ऐसे इसका स्क्वायर खोलोगे तो जी स्क्वायर 9m स्क्वायर अपॉन में एल की पावर क्या हो गया 4 हो गया, और एल की पावर 4 ही तो लिखा है, हाँ एम की पावर 4 सॉरी, ये ठीक है। और ऐसे ही नहीं, यहां पर भी अगर आप करोगे तो ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पर भी क्या होगा जी स्क्वायर 2 गुणे में 3 क्या होगा 6
m⁴ अपॉन में l⁴। अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे सारी चीजें जुड़ रही हैं, 4 ये 9 13 और 13 क्या होगा आपका 19 है ना। तो 19 gm² अपॉन में m⁴ अपॉन में l⁴ यही होगा। अब उसके बाद देखिए a² भी, जी का भी स्क्वायर होगा ना, जी का भी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर है बाहर आएगा तो आपका आंसर आने वाला √19 gm² हो जाएगा और नीचे क्या होगा l²। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, फटाफट कॉपी कर लो जिसका नहीं आया था और जल्दी से फिर। अब बात करते हैं भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी से लिखते होता है एक्सेलरेशन ही है लेकिन ग्रेविटी की वजह से होता है। अच्छा, ग्रेविटी कब होती है? ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जब ऑब्जेक्ट अर्थ के बहुत पास में होता है ना। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ देन ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज ग्रेविटी। समझ गए भैया? अगर ऑब्जेक्ट जो है आपका प्लैनेट के बहुत पास में हो तो उस केस में जो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं भैया? ग्रेविटी कहते हैं। अब ग्रेविटी एक फोर्स है जो किस पे लगता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर। किस पे लगता है? किसके द्वारा? प्लैनेट के द्वारा। तो अब फोर्स है तो फोर्स जहां पे लगता है किसी भी बॉडी के ऊपर तो उसके अंदर क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। तो उस ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर उसी को हम क्या कहते हैं भैया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ये प्लैनेट है आपका जिसका मास क्या है? m है। ठीक है, और इसके बहुत पास में है एक मास m। तो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसी को हम क्या कहते हैं भैया? ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ग्रेविटी कहते हैं। और जो इसका एक्सेलरेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं इसको। इसको जी से लिखते हैं। किस लिखते हैं? एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन में मास। और क्योंकि इसका एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो इसी के मास से डिवाइड किया है। अच्छा, फोर्स क्या होगा इनके बीच में? आपको पता दूरी कितनी है इनके बीच में? कैपिटल आर। तो फोर्स कितना होगा? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में दूरी कितनी है इनके बीच में? कैपिटल आर। और मास क्या है? एम। एम से एम कैंसिल हो गया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या आ गई? इसको जी लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो जी इक्वल्स टू में gm⁴ और फॉर अर्थ। और अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ के लिए सारे डाटा को अगर आप ग्रेविटेशन कांस्टेंट रखते हो, मास ऑफ प्लैनेट रखते हो, रेडियस ऑफ अर्थ रखते हो तो उस केस में आपके जी की वैल्यू जो आने वाली है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास आती है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। ठीक है, लेकिन ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? प्लैनेट की लोकेशन वाइज क्या होती है? चेंज होती रहती है और अलग अलग सिचुएशन पे आपको अलग अलग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलेगी। ठीक है, समझ गया? तो वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी, तो भैया इस जी के अंदर कई तरीके से वेरिएशन होती है। पहला ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अर्थ की शेप की वजह से इसके अंदर क्या आती है? वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी। आपकी अर्थ की शेप जो होती है थोड़ी सी ओवल होती है, इस तरीके से होती है। ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ इक्वेटर आती है और ये रेडियस ऑफ क्या होती है? पोल आती है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा। अच्छा, मास तो अर्थ का सेम ही होगा है ना। तो अब यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? जीपी। और यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? जीई होगी। कहाँ की ज्यादा होगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम जानते भैया एयर, हमें पता है जी इक्वल्स टू में क्या होता है? जी एम अपॉन में r²। ये तो पूरा कांस्टेंट ऊपर वाले टर्म है ना। तो हम देखेंगे जो स्मॉल जी आएगा वो r² के क्या होगा? इनवर्सली होगा। यानी जहां की रेडियस ज्यादा होगा वहां का जी क्या होगा? कम होगा। कहां का रेडियस ज्यादा नट्टू? इक्वेटर की रेडियस क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर्ड। सो हियर रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। सो acceleration due to gravity at pole is greater than acceleration due to gravity at equator। यहां से हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। दूसरा आ रहा है भैया, ये तो खैर बहुत कम आता है। अगला जो आ रहा है वो आ रहा है भैया वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट। हाइट आसान है, हाइट पहले कर लो। हाइट, ठीक है। हाइट पे भी जाने पे अर्थ की सरफेस से दूर जाओगे ना वहां पर भी आपको क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में क्या होगा? थोड़ा बहुत बदलाव मिलेगा। जैसे आप पहले ए पॉइंट पर थे है ना,
ए पॉइंट कहां पर है? सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे, रेडियस के आर है। तो अगर आप मास के एम है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट ए क्या होगा? जी मास और रेडियस ऑफ ए का स्क्वायर। तो आपको पता है जी मास एम है और रेडियस ऑफ ए कितना आ रही है, ये होगी आपकी पहली इक्वेशन। अच्छा इसको लिखते हैं जी ए, आपको बता दूं जी के बराबर होगा क्योंकि ए जो है वो कहां पर है? अर्थ की सरफेस पर है और सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, समझ गए। तो अब देखिए भैया हम आते हैं एच हाइट। यहां से जमीन से कितनी दूरी पर चला गया? एच हाइट पर। ठीक है, तो कुल कितनी दूरी होगी सेंटर से? बी पॉइंट ले लिया मैंने, बी पॉइंट। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी क्या होगा आपका? जी मास तो वही रहेगा, बस दूरी बढ़ेगी, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, है ना। तो जी एम और आर प्लस एच को हमने लिख दिया। देखिए आर कॉमन ले लीजिए क्योंकि स्क्वायर है, यहां से कॉमन जाएगा तो आर स्क्वायर ही आएगा बाहर। अंदर क्या बचेगा? 1। और यहां पर आर नहीं था तो यहाँ पे क्या होगा? एच बाय में आर लिख दोगे, होल स्क्वायर। अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन ऑन डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट। तो आप देखोगे जीबी अपॉन में जी ए इक्वल्स टू, यह लेटर ऊपर जाएगी, जी एम आर स्क्वायर और क्या होगा? 1 प्लस एच अपॉन में का होल स्क्वायर डिवाइड बाय जी एम, ये पूरी टर्म क्या हो गई? कैंसिल हो गई। तो आपको दिखेगा जीबी अपॉन में जी ए जो आ रहा है वो आ रहा है आपका ये 1 प्लस एच अपॉन में आर की पावर 2। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले आओगे देखा हुआ जीबी अपॉन में जी ए इक्वल्स में क्या हो जाएगा आपका? 1 प्लस एच बाय में आर की पावर -2 हो जाएगा। पावर अपोजिट आती है ऊपर जाने पर, ठीक है। अब यहां पर एक थ्योरम लगा रहा हूं, 1 प्लस एक्स की पावर एन, प्लस होगा तो प्लस, नहीं तो माइनस। और x की पावर अगर n है तो आप इसको लिखोगे 1 प्लस माइनस एन एक्स, ये लिख सकते हो आप इसको, है ना। तो हमने भी यही लिखा कि ये जो -2 है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो जी बी। और आपको पता है ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके बराबर है? जी के बराबर है ना। 1 माइनस 2h अपॉन में क्या लिख दिया? आर। ठीक है, तो जी बी इक्वल्स टू में क्या होगा? जी 1 माइनस 2h अपॉन में आर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कह सकते हो आप इसको, ठीक है। कि आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है तो आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो किसी पॉइंट पर अगर आपको निकालनी है तो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब आते भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरिएशन। अच्छा एक काम करो, इसे कर लो, एक बार रिवाइज करो क्योंकि ये फॉर्मूला आता है ड्राइव करने के लिए, करो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ। ठीक है, ये आसान है, ये भी आसान है, ठीक है। लेकिन आप डेप्थ पे जा रहे हो तो बॉडी का मास क्या होगा? कम हो जाएगा। जैसे आप प्लैनेट पे जाओगे ना, अर्थ की सरफेस पे रहोगे तो आप पूरे मास को कंसीडर करोगे, लेकिन जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे ना तो अर्थ का मास क्या होगा? कम होने लगेगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि यहाँ पर डेप्थ के केस में आपको मास की अलग से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जब अर्थ के आप सरफेस पे थे, अर्थ की डेंसिटी रो थी, रेडियस क्या थी? आर थी, ठीक है। तो रेडियस आर थी इसकी, ठीक है। आपको ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है तो जी क्या होगा? जी मास और रेडियस क्या है? आर स्क्वायर। जी मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी, आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है बेटा? जी 4/3 पाई आर, डेंसिटी कितनी है इसकी? रो, है ना, आर स्क्वायर। ये और ये क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो आपको पता लग गया ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? 4/3 कैपिटल जी पाई आर रो, ये होगी आपकी पहली इक्वेशन। अच्छा, ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी के बराबर ही है, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब आते हैं भैया अब डेप्थ पे। मैं डी डेप्थ पे नीचे आ गया। डी डेप्थ अगर मैं नीचे आऊंगा तो जो नया प्लैनेट मिलेगा मुझे, मतलब नया गोला मिलेगा, उसकी रेडियस क्या होगी? आर माइनस डी, है ना, समझ गए? क्योंकि डी डेप्थ अगर मैं नीचे आऊंगा, ठीक है, कहा रहे आप डी डेप्थ नीचे, तो नया गोला ये मिलेगा, बी पॉइंट मिलेगा, डेंसिटी वही रहेगी,
तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बी पॉइंट पर क्या होगी, जी नया मास और नई रेडियस का स्क्वायर। तो जी नया वॉल्यूम डेंसिटी नई रेडियस का स्क्वायर, जो कि क्या है आर डैश ही ले लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। जी वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई, रेडियस क्या है आर माइनस डी का होल क्यू, डेंसिटी क्या है रो, और नीचे क्या होगा आर माइनस डी का, ये और ये क्या होगा कैंसिल हो गया। तो जी बी इक्वल्स टू क्या होगा 4/3 कैपिटल जी पाई आर माइनस डी इंटू में क्या होगा रो हो गया। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन, है ना। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऑन डिवाइडिंग सेकंड बाय पर, है ना। जाएगा जीबी अपॉन में जी ए इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल जी आर माइनस डी इंटू में रो, 4/3 पाई जी आर आर इंटू में रो, रो। ये पूरी टर्म कैंसिल होगी और ये पूरी टर्म कैंसिल होगी। आर अपॉन में आर क्या आ जाएगा, आर अपॉन में आर क्या आ जाएगा 1, और डी अपॉन में आर, ये हो गया आपका। तो इसको हम अरेंज करते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं। क्या आ जाएगा आपका जी बी, और जी ए की वैल्यू आप सबको पता किसके बराबर है, 1 माइनस डी अपॉन में आर। तो यहां आएगा जीबी की वैल्यू क्या आएगी, जी 1 माइनस डी अपॉन में आर, ये डेप्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आती है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू उसके जो पीछे वाला कराया मैंने, ठीक है। ये ज्यादा बार आता है, तो इसलिए इसे अच्छे से कर लेना। अभी कर लो, मैं तो कर रहा हूँ, ठीक है। आखिरी क्लास यहीं पे ऑफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप कर लो, जल्दी से कर लो।